अब हम समझते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इस बैक्टीरिया में सिंपल एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया में ये जो हैं ये स्ट्रक्चर्स फ्लैजेलम, छोटे छोटे पिलाई इस पे होंगे कि मूवमेंट के काम में आते हैं, बैक्टीरिया के मूवमेंट के काम में आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर जो सबसे आउटर लेयर होगी, सबसे आउटर लेयर जो होगी बैक्टीरिया की आउटर लेयर, बैक्टीरिया हैज़ अ सेल वॉल। बैक्टीरिया पे सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूको पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होगी। माइन्यूट लेवल की सेल वॉल है जो बैक्टीरिया को थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया में ये छोटा सा रीजन है, न्यूक्लियोइड रीजन। दे आर नॉट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड रीजन। छोटे छोटे राइबोसोम पार्टिकल्स होंगे जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ छोटा सा प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए, अ सिंपल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इस बैक्टीरिया में ये जो है इसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, a cell which does not have nuclear membrane, this is called primitive. It means prokaryotic. Karyon is means karyotic. Prokaryotic cell. And the general normal cell, this is have nuclear membrane, cytoplasm, nucleoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome और mitochondria. And it will if it is plant cell, it has cell wall, plastids, vacuoles, microbodies, peroxidase, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये साइटोप्लाज्म की इन्फॉर्मेशन है टोटल। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है साइटोप्लाज्म। छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं पर इन्हें समझना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में बायोलॉजी स्टार्ट होती है, ठीक है, एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो आपको धीरे धीरे ही चीज़ों को समझना होगा। फर्स्ट टाइम बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस अच्छे से समझोगे तब आप 11th 12th में 9th 10th में इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हो। दैट्स वाई जो रीडिंग भी की जा रही है, समझाया भी जा रहा है, अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर आगे और एक्सप्लेन होगा, लाइक अ मेमोरी मैप ऑफ द चैप्टर। पूरा फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, पर अभी इस चैप्टर को नॉर्मली धीरे धीरे समझना होगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में समझा था, जो पूरी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम 5 किंगडम के 1 by 1 किंगडम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेंदी डिस्क्रिप्शन होगा क्योंकि आपको इसमें
पॉइंट बाय पॉइंट रीड करना है और समझना है, ठीक है। द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, ठीक है। अब मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आएंगे बैक्टीरियाज। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आपको किस जगह पे मिलेंगे? बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, बैक्टीरिया कॉस्मोपोलाइटन है। कॉस्मोपोलाइटन टर्म का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर में मिलेगा आपको, ठीक है, लैंड में मिलेगा, वाटर, सॉइल कंटेंट में मिलेगा, ठीक है। किसी चीज़ की सरफेस पे मिल सकता है, किसी और ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे मिल सकता है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है। एंडोपैरासाइट किसी बॉडी या किसी शरीर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक्सोपैरासाइट भी हो सकता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर रह सकता है, ठीक है। गट में मिल सकता है और मल्टीपल ऑर्गेनल्स में मिल सकता है, ठीक है। सेल्स के साथ में फ्यूज़ कर सकता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटाइन है। बैक्टीरिया आपको हर जगह पे एवरीवेयर मिलता है, ठीक है। नॉर्मल एयर में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी आपके एयर में बैक्टीरिया, या आप जिस सरफेस पे अपना हाथ रखा है, आपने कहीं पे हाथ रखा है, छुआ है, वहाँ पे हर जगह पे बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं, ठीक। खाने की चीज़ों में और एवरीवेयर कॉस्मोपॉलिटन टाइप का इनका नेचर है। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये इन सब इकोलॉजिकल सिस्टम में या फिर हर जगह पे कैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इनके लिए जो रीज़न है, इसका एक ही रीज़न है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो। बैक्टीरिया की सेल वॉल एक नॉर्मल प्लांट सेल वॉल जैसी नहीं होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉर्मल प्लांट सेल वॉल जैसी नहीं होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीपेप्टाइड से बनता है, पॉलीपेप्टाइड से बनता है, ठीक है। अमीनो एसिड से बनता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। नॉन सेल्यूलोजिक यानी सेल्यूलोज से नहीं बनी है। नॉन सेल्यूलोजिक यानी ये सेल्यूलोज से नहीं बनी है, ठीक है। तो जो नॉन सेल्यूलोजिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहला रहे हैं? मल्टीपल पॉलीसेकेराइड्स होंगे, छोटे छोटे सेकेराइड्स मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे, ठीक है, जिन्हें आप म्यूकोपॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, जिन्हें आप म्यूकोपॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स हैं, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्लस इसमें साथ में अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं
म्यूको पॉलीपेप्टाइड, या आप इनको नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो। ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, नॉन सेलुलोजिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रॉपर सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं बना है। सैकेराइड्स कलेक्ट हुए हैं और उन सैकेराइड्स में अमीनो एसिड अटैच्ड हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड टाइप का स्ट्रक्चर है। इस वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी होती है कि ये एडवर्स या एक्सट्रीम एडवर्स स्ट्रक्चर सिनेरियो में या इकोलॉजी में रह सकते हैं। ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। दे आर सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। अब एक्सट्रीम हैबिटेट क्या हो सकते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट के बारे में, अब अगर नॉर्मल कंडीशन में हम रहते हैं तो एक्सट्रीम क्या होगा? प्रॉपर हॉट स्प्रिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, वहाँ भी रह सकते हैं। डेजर्ट्स हैं, ज़ीरोफाइटिक, ठीक है, टाइप का एनवायरनमेंट है। स्नो में भी रह सकते हैं, डीप ओशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है अभी। मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब होंगे बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, आप इन्हें नॉर्मली नहीं देख सकते। ये हर जगह मिलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन हैं, विंड में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में, किसी सरफेस पे। एंडोपैरासाइटिक हो सकते हैं, एक्सोपैरासाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये आपको मिल सकते हैं। एक्सट्रीम इनका जो रहने का एक्सट्रीम वर्स्ट एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। सर्वाइवल कंडीशन इनकी ज़्यादा अच्छी है। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, ह्यूमिड नेचर में रह सकते हैं, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशन में रह सकते हैं। पर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनकी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक मॉलिक्यूल से बनी है। दे आर पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। यहाँ पे प्रॉपर एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं बना है इनमें। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड आप नॉर्मली इन्हें कह सकते हो। ठीक है, इस वजह से ये किसी भी वर्स्ट कंडीशन में रह सकते हैं, अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब आगे क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, आप बैक्टीरियाज को कैसे क्लासिफाइड करोगे? बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाइड करोगे? सिंपली यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो केवल बैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा है। बैक्टीरिया की कैटेगरीज जो होंगी वो होंगी 4। बैक्टीरिया को आप 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हो। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करने का जो की स्ट्रक्चर होगा, इनकी क्लासिफिकेशन का जो की कैरेक्टर होगा, ठीक है, की कैरेक्टर वो होगा इनका बॉडी शेप। ऑर्गेनिज्म का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया या आप कह सकते हो मोनेरा। मोनेरा किंगडम में जो भी आते हैं वो बैक्टीरियाज आते हैं। मोनेरा किंगडम में जो भी आते हैं वो बैक्टीरियाज आते हैं। अब बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के लिए
हम उनका जो आधार मानते हैं, जो बेस मानते हैं, वो क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, अगर किसी बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो वी आर कॉल्ड इट कोकस। कोकस, आप उसको प्लूरली बोल सकते हो, जो उसका प्लूरल होगा वो होगा कोकाई। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ऐसा लगता है पढ़ते टाइम कि ये चीज़ है हम याद कर लेंगे, ये याद करने की चीज़ है, पर आप याद तभी कर सकते हो जब समझ के आपने इसको माइंड में रखा है। माइंड में इसकी इमेज तभी बनेगी जब आप इसको समझोगे। ठीक है, तो मोनेरा में जो भी आते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं। अब आप जब उनको क्लासीफाइड करना चाहते हो तो आपके पास एक उसका की स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप। अब शेप के आधार पर आप बैक्टीरिया को क्लासीफाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, जो टैक्सा आप मान सकते हो, जो ग्रुप है दैट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं सिंगुलर। अगर एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो वी आर कॉल्ड कोकस। अगर आप उसका प्लूरल लेते हैं, मल्टीपल स्फेरिकल बैक्टीरियाज हैं, तो आप उन्हें कोकाई कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड, रॉड शेप। रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया कहलाता है बैसिलस। बैसिलस, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस। अब इसका प्लूरल क्या हो सकता है, जैसे कोकस का प्लूरल है कोकाई, वैसे ही बैसिलस बैक्टीरिया का प्लूरल हो सकता है बैसिलाई। ठीक है, वैसे ही बैसिलस बैक्टीरिया का प्लूरल हो सकता है बैसिलाई। थर्ड, कॉमा। ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया, विब्रियम, प्लूरल विब्रियो। नेक्स्ट, स्पाइरल शेप, स्पाइरलम, प्लूरल स्पाइरला। ये है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। देखिए, अकॉर्डिंग देयर स्ट्रक्चर, अगर बैक्टीरिया कोकस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है तो कोकस कोकाइस का प्लूरल होगा। रॉड शेप का है बैसिलस, बैसिलाई उसका प्लूरल होगा। कोमा शेप का है विब्रियम, विब्रियो, प्लूरल स्पाइरल, स्पाइरलम, स्पाइरला उसका प्लूरल होगा। ठीक है, बैक्टीरियाज जो होते हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हमने जब 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है तो 5 किंगडम सिस्टम में हमने मोनेरा और मोनेरा फाइंडम किंगडम के बारे में यही समझा है कि जो मोनेरा होंगे सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है पर हम वापस बैक जाते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं क्योंकि अब हमें इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में समझना है।
बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चरल वे है, जो उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको कह सकते हो बैक्टीरिया का जो सेल टाइप है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। ठीक है। अब जब हमने बारे में बात की कि बैक्टीरिया की जो मोनेरा किंगडम की जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, पॉलीसेकेराइड्स और प्लस एमिनो एसिड्स की बनी होगी। पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड की बनी होगी। ठीक है। और ये इसको एडवर्स कंडीशन में रखने के लिए सफिशिएंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स की बनी होती है। बैक्टीरिया का सेलुलर टाइप ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल टाइप अगर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप प्रोकैरियन, ठीक है, प्रोकैरियन, प्रो मीन्स primitive, carrion means nucleus, a cell which is a nucleus which does not have nuclear membrane. Nuclear membrane absent. मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है बिकॉज दे हैव प्रोकैरियन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। फर्स्ट थिंग, cell structure is prokaryotic cell. Cell wall is made up by polysaccharides and amino acids. प्रोकैरियन है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है। हमने इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर शेप ये कैसे क्लासीफाइड हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर शेप ये 4 टाइप के शेप्स में क्लासीफाइड की जा सकती है। इनमें 4 टाइप के शेप्स होते हैं। स्फेरिकल कॉल्ड कोकस, प्लूरल कॉल्ड कोकाई, रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई, विब्रियम, कॉमा शेप विब्रियम, प्लूरल विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरलम, प्लूरल स्पाइरल। अब हम आगे इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में समझने के लिए इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ चुके हैं। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के कारण और इनकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल वॉल के कारण ये सभी ऑर्गेनिज्म में, पूरे ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रखते हैं। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दे हैव। ठीक है। मोनेरा किंगडम हैव extensive metabolic diversity. It means हर तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं और इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड किया है कि जहाँ ये रहते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग ये कैसा मेटाबॉलिज्म रखते हैं। ठीक है। सिंपल बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक तो है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, सरवाइव कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। पर उसका तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा।
और सरवाइव करने के लिए जो भी वो चीज़ें यूज़ करेंगे, अपने एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो भी वो चीज़ें यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, ठीक है। सिंथेसाइज फूड बाय, जिस तरह से वो फूड अपना लेंगे, सिंथेसाइज देयर फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंथेसाइज देयर फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अगर फूड ले रहे हैं तो आप इन बैक्टीरियाज को और क्लासिफाइड कर सकते हो, ठीक है। फोटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कैसे? अगर आप बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बोल रहे हो तो वो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल अ मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल पार्टिकल्स, नॉट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ठीक है। these are substance, पर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये चीज़ समझ लेना। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नॉर्मली पाया जाता है और उसके पास में कोई क्लोरोप्लास्ट टाइप का ऑर्गेनल नहीं है। यानी जहाँ पे क्लोरोफिल हैं वहाँ पे जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया की खुद की मेन सेलुलर मेम्ब्रेन है। क्लोरोफिल को अलग से क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं रखा गया है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, they all are autotrophs, but first term is photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs। अगर बैक्टीरिया किसी और सब्सटेंस से या केमिकल से अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है तो वो बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। लाइक अमोनिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया का ब्रेकडाउन करते हैं, कुछ नाइट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, कुछ नाइट्रिक एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं, कुछ नाइट्राइट का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरियाज को आप इस तरह के बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह सकते हो। और इस तरह के बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो प्लांट की सॉइल में अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्राइट और वाटर वेपर में नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे अमोनिया, नाइट्रोजनस सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। और उन मेटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दो तरह के बैक्टीरियाज हो गए अकॉर्डिंग देयर फूड मैन्युफैक्चरिंग नेचर, ठीक है।
कि वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये इनका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। पर आपने बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग बांटा है, मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग समझा है। पर ऑल ओवर अगर आप बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करना चाहते हो अकॉर्डिंग देयर शेप, देयर प्रेजेंस, देयर नेचर, देयर हैबिटाट, देयर मेटाबॉलिज्म, तो आप नॉर्मली इसे 2 टाइप में अकॉर्डिंग देयर एडवांसमेंट कि कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आए, कैसे कैसे ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री में या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमें समझ में आए, रिसर्च किए गए और हमें पता चले, ठीक है। तो ब्रीफली इसका एक 2 ग्रुप बनाए गए हैं, दैट इज आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है एडवांस बैक्टीरिया, कि वो आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा सा एडवांस है। आर्की मीन्स प्रिमिटिव, और यू मीन्स एडवांस, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। प्रिमिटिव के बाद में वो एडवांस बैक्टीरियाज। पर अकॉर्डिंग द इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग द बायोलॉजिकल हिस्ट्री, अकॉर्डिंग द बायोलॉजिकल रिसर्च, अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे यू बैक्टीरिया पहले पाए गए थे। यू बैक्टीरिया पहले पाए गए थे, आर्की बैक्टीरिया उसके बाद में पाए गए। आर्की बैक्टीरिया अकॉर्डिंग देयर नेम प्रिमिटिव हैं। हमें लगता है कि आर्की बैक्टीरिया, हमें लगेगा, अगर आप उसके टर्म को समझोगे प्रिमिटिव और एडवांस, तो आपको ये लगेगा कि आर्की बैक्टीरियाज पहले आए होंगे। बट यहाँ पे यू बैक्टीरिया के बारे में पहले पता चला, देन आर्की बैक्टीरिया के बारे में पता चला। अकॉर्डिंग माय ओपिनियन आर्की बैक्टीरिया के बारे में बाद में समझा इसलिए गया हो सकता है कि आर्की बैक्टीरिया का जो नेचर है वो मोस्टली अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने का है, ठीक है। दे आर एंडो पैरासाइट टाइप, कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो नहीं मिलते हैं मोस्टली, इसलिए उनके बारे में बाद में समझा गया, उनको बाद में रिसर्च किया गया, ठीक है। उनके बारे में बाद में पता चला, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रहने की है कि उस लेवल तक रिसर्च करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए इनके बारे में बाद में पता चला, ठीक है। अब इनके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम किस पे आए हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स होता है आदिम, हिंदी में आदिम मतलब पुराना, प्रिमिटिव, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या है? ये स्पेशलिटी ये है कि ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यानी इनका जो हैबिटेट है वो इतना हार्श होगा कि नॉर्मली उसमें सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। अब हार्श में क्या क्या आ सकता है? सॉल्टी एरियाज, जहाँ पे सॉल्ट की प्रेजेंस इतना होगा कि सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के बारे में अगर आपको पता होगा, जहाँ सॉल्टी एरियाज होते हैं हम उन्हें हेलो एरियाज बोलते हैं, हेलो एरियाज, ठीक है। यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें क्या बोलेंगे?
हेलोफिलिक, ठीक है, या हेलोफाइल्स, हेलोफिलिक भी बोल सकते हो, हेलोफाइल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट, जिन्हें हम कहेंगे, इस तरह के आर्कीबैक्टीरिया को कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज, दलदल टाइप का एरिया, जहाँ पानी हमेशा इकट्ठा रहता है, सॉइल हमेशा वेट रहती है, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे मैथेनोजीन्स। मैथेनोजीन्स शब्द से आपके दिमाग में आता है मीथेन गैस। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनमें मीथेन बनाने की कैपेबिलिटी है। मीथेन बनाने की कैपेबिलिटी या नेचर या कैरेक्टर इनके अंदर है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, आर्कीबैक्टीरियाज बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों हैं? आर्कीबैक्टीरियाज बाकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों हैं? इसका जो रीज़न है आपको पता होना चाहिए। बिकॉज दे हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड according their cell wall structure they survive, they sustain most harsh habitat, ठीक है। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बना होगा? पॉलीसेकेराइड से बना होगा। अब मैथेनोजीन्स, इसकी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मैथेनोजीन्स जो आपको मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सर्वल रूमिनेंट एनिमल, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सम सर्वल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एनिमल्स या कैटल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी बॉडी में एक अलग से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, एक अलग से रूमिनेंट बनी हुई है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। कैटल्स जो नॉर्मली आपने देखा है कि गाय है और बकरी, फैलो, कई जो ऐसे एनिमल्स हैं जो खाना खाते हैं नॉर्मली और उस खाने को बाद में डाइजेस्ट करते हैं, धीरे 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 वो अपने खाने को चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद में वो अपने रूमिनेंट में रखते हैं और बाद में उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल्स की गट में ये मैथेनोजीन्स मिलते हैं, ठीक है। ये मैथेनोजीन्स जब गट में होंगे तो डाइजेशन के टाइम पे उनके फूड के डिफेकेटिव मटेरियल में जाएंगे, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे ही आप फूड को डाइजेस्ट करते हो तो उसके लेवल्स होते हैं, पहले वो चाइम होता है, चाइल्ड होता है, वो डाइजेस्ट होता है, जिस तरह से बाद में धीरे धीरे वो गट में पहुंचता है और डाइजेस्ट होता है। और कुछ बैक्टीरिया हमेशा हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, तो ये बैक्टीरिया उस रूमिनेंट एनिमल के डिफेकेटिव मटेरियल के साथ में डिफेकेशन के थ्रू बाहर निकलेंगे। जैसे उस डिफेकेटिव मटेरियल को हम कहते हैं डंग, ठीक है। अब इसके अंदर
और इसकी प्रेजेंस की वजह से, डंग में मेथेनोजेंस की वजह से एक नेचर होगा कि उसकी इस सब्सटेंस की वजह से, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से बायोगैस प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से एक तो कंपोस्ट बनती है, ठीक है, दूसरा बायोगैस प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक बायोगैस प्रोडक्शन इसकी वजह से हो सकती है। ये यूजफुल है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में ये यूजफुल बायोगैस प्रोडक्शन। एक आर्की बैक्टीरिया से बायोगैस बनाई जा सकती है। किस तरह से बनती है वो आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली इन रूमिनेंट एनिमल, cow buffaloes responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। यह है आर्की बैक्टीरिया। थोड़ा सा आपके में क्लासिफाइड किया हुआ है, समझाया हुआ है इसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। नाउ सेकंड जो क्लासिफिकेशन है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, सिंपली यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया के कुछ सिग्निफिकेंस हैं या कुछ की कैरेक्टर्स होते हैं। यूबैक्टीरिया का मीनिंग है कि फर्स्ट वो एडवांस लेवल का बैक्टीरिया है, एडवांस लेवल बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड सेल वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें डीएनए मटेरियल also called genetic material है, और वो एक मेम्ब्रेन के अंदर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है। डीएनए मटेरियल ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका एक मैप कैसा होता है, कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो तो क्या क्या बनाना है। एक बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका न्यूक्लियर रीजन है पर बैक्टीरिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर रीजन है, जेनेटिक रीजन है, पर उसमें उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और साथ ही इसके पास में एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए थ्रेड है, दैट कॉल्ड प्लाज्मिड, दैट कॉल्ड प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। बायोटेक्नोलॉजी अगर समझने चलते हैं आगे, प्लाज्मिड, फैस्मिड, मल्टी टाइप का इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है, ठीक है। ये आपके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया होने के सिग्निफिकेंस हैं या उसके की कैरेक्टर्स हैं कि आप इसे क्यों यू बैक्टीरिया कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, अगर मूवेबल, यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, मूवेबल है, तो उसको मूवेबल होने के लिए कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। तो जो उसके मूवेबल होने के लिए स्ट्रक्चर है, दैट कॉल्ड फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, ठीक है। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक फ्लैजिला है
और एक फ्लैजिलम है। मोस्टली 2 फ्लैजिला होते हैं, तो आप उसको प्लूरली फ्लैजिला कहते हो। यहाँ पे एक फ्लैजिलम के बारे में बताया है। नेक्स्ट, अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमेशा कंफ्यूजन रहेगा होल बायोलॉजी स्टडी। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। द साइनोबैक्टीरिया हैव chlorophyll A. The cyanobacteria have chlorophyll A, and this chlorophyll A is similar to the chlorophyll which is present in plant. ठीक है, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल अगर ए आप कह रहे हो तो क्लोरोफिल ए का एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर वो कहीं पे भी है तो वो स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। तो जिस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का है वो प्लांट में है, तो वो ही साइनोबैक्टीरिया में है। इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज क्लोरोफिल हैज क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द प्लांट क्लोरोफिल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर ही है, एक ही सेल उस बैक्टीरिया का सारा काम कर रही है। यानी वो बैक्टीरिया है एक पूरा ऑर्गन, जो सेल है वो ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मे बी द सेल हैव एग्रीगेट, द सेल हैव एग्रीगेट, एक पर्टिकुलर जगह पे वो इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठी होके वो शेप, कोई भी शेप बना रही हैं, किसी भी तरह का उनमें अटैचमेंट है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज आर दैट टाइम इज कॉलोनियल। यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज आकर इकट्ठे हुए, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, ये फिलामेंटस है। फिलामेंटस इट मीन्स इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में फिलामेंट्स मिलेंगे। लाइक फ्लैजिला मोटाइल है मूव करने के लिए, इसमें छोटे छोटे पिलाए मिलेंगे। इसकी पूरी स्किन पे, अगर बैक्टीरिया की स्किन ऐसी है तो छोटे छोटे पिलाए मिलेंगे। जैसे हमारी स्किन पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वैसे लाइक दैट छोटे छोटे पिलाए मिलेंगे, जो इसको किसी और सरफेस से जुड़ने में हेल्प करते हैं, किसी अनदर बैक्टीरिया से जुड़ने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियाज के एग्रीगेशन के लिए हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन के लिए हेल्प करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है? फ्रेश वाटर में मिलेगा साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, मरीन वाटर में भी मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलेगा। बट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मार्शी एरिया या पर्टिकुलर वेट एरिया हो सकता है, वहां पे वो मिल सकता है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को एग्जिस्ट करते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम।
ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम का मीनिंग है, अगर साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी एग्रीगेट हुई है, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी एग्रीगेट हुई है, ठीक है, उन्होंने एक वाटर सरफेस पे, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी एग्रीगेट हुई है और उन्होंने एक वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर सी बना दी है। साइनोबैक्टीरिया एल्गल ब्लूम, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज एग्रीगेट होती हैं किसी वाटर बॉडी के ऊपर सरफेस पे, सबसे ऊपरी सरफेस पे, सबसे अपर सरफेस पे साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी अगर एग्जिस्ट करती हैं, एग्रीगेट होती हैं, तो यहाँ समझना, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्रीगेट हो रहे हैं। ये हैं सब साइनोबैक्टीरिया। मीन्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एल्गल ब्लूम कैसे बनेगा, ठीक है, और एल्गल ब्लूम से इस वाटर बॉडी को क्या नुकसान होगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, उस पर सनलाइट आ रही है, एयर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब एयर में जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो इस वाटर बॉडी की सरफेस में आने से पहले इन एग्रीगेटेड बैक्टीरियाज को मिलेंगे। इन एग्रीगेटेड साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल 3 नेम्स आर सेम, इनको मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ये अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस ऑक्सीजन से पूरी करेंगे, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से ये अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फूड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, फूड प्रिपरेशन करेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं ये, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और अपनी ग्रोथ को धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे इसकी लेयर बन जाएगी। लेयर बनने की वजह से वाटर बॉडी में सनलाइट नहीं जाएगी, अदरवाइज इसको एनवायरमेंटल ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे एनवायरमेंटल ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे सनलाइट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वाटर बॉडी में डिकम्पोजिशन होने लगेगा, स्मेल होगी, स्मेल आएगी, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी की पानी की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्मेल यहाँ पे आएगी। इस वाटर बॉडी के आसपास लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, स्मेल आने लग जाती है, पानी ख़राब हो गया है, इस तरह के सिनेरियो यहाँ पे इस वाटर बॉडी के आसपास बन जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम। वहाँ पे एल्गी इकट्ठी हो गई है और वो एल्गी कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और उस एल्गी के प्रेजेंस के कारण वाटर की जो लेयर है केवल वही ऑक्सीजन मिल रही है और वो लेयर पे ऑक्सीजन पूरी ऑब्जॉर्व हो जाती है। पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट एनिमल्स जो होते हैं, कुछ छोटी छोटी फिशेस होंगी, कुछ लार्वा होंगे, छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको वाटर में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, सनलाइट प्रोवाइड नहीं होगी। इससे पानी की क्वालिटी ख़राब होगी, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको नुकसान होगा, पानी में स्मेल आएगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट, ये है एल्गल ब्लूम।
ये किसकी वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी और मल्टीपल लाइकेंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं अगर वाटर बॉडी वहाँ पे होती है तो, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बाकी ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये टर्म भी यू बैक्टीरिया के लिए यूज़ की गई है। ये टर्म हम यू बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं कि यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब एक चीज़ को समझना, अगर किसी बैक्टीरिया के पास में, यू बैक्टीरिया के पास में, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी यू बैक्टीरिया के पास में उसकी सेल्युलर स्ट्रक्चर के अंदर जो कोई एक सेल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल ए है, तो आप कहेंगे या आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो सकती है। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। पर ये ऑटोट्रॉफ है। अगर कोई एक दूसरा बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बताती हूँ, नोस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। अब इनमें क्या है, ये भी दोनों ऑटोट्रॉफ हैं, ये भी दोनों ऑटोट्रॉफ हैं, पर किस प्रकार के, किस तरह के ऑटोट्रॉफ हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना किसी और पे डिपेंड करता है, खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है, पर बेसिक नीड जो उनकी होती है, दे वांट टू नीड एनर्जी, दे वांट टू नीड एनर्जी, दे वांट टू नीड एनर्जी। और एनर्जी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी है एटीपी। एटीपी कैसे मिलती है? जब कोई एक मॉलिक्यूल किसी और दूसरे मॉलिक्यूल में टूटता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो इन सम रिएक्शन, सम एग्जांपल्स, जब किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है, ये टूटता है। जब ये टूटता है तब इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आगे आपके चैप्टर्स में आएगी, आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा कि जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो इसका एक प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट आपको एटीपी मिलती है, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक ये है कि किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म है, अगर दे वांट फूड, दे वांट एनर्जी, दे वांट एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस में ब्लू ग्रीन एल्गी बनाते हैं अपना फूड, उससे वो लेते हैं एटीपी। बट ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये अपना कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे कि इन्हें फूड मिलेगा, इट मीन्स इनको एटीपी मिलेगी, फाइनली इन्हें एटीपी मिलेगी जो इनके वर्क के लिए इनको चाहिए, ठीक है। अब इनके पास में लॉजिक ये है कि एटमॉस्फेरिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब आप मान सकते हैं कि आपके पास में नाइट्रेट है,
नाइट्रिक है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, दे ऑल आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, they all are nitrogenous substance। तो साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ठीक है। ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, नाइट्रिक को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, नाइट्रिक एसिड बना सकता है, अमोनिया बना सकता है। जैसे जैसे ये नाइट्रोजन के स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल बनाता जाता है, यानी नाइट्रोजन का कैटाबॉलिज्म करता जाता है, ए प्रोडक्ट, देन बी प्रोडक्ट, देन सी प्रोडक्ट, देन जैसे जैसे ये नाइट्रोजीनस बड़े बड़े नाइट्रोजीनस मॉलिक्यूल को स्मॉलर देन स्मॉलर नाइट्रोजीनस मॉलिक्यूल में बदलता जाता है, जैसे जैसे नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता जाता है, नाइट्रोजीनस फिक्सेशन करता जाता है, वैसे वैसे इनके इक्वेशंस में इन ऑर्गेनिजम्स को एटीपी मिलता रहता है, इन ऑर्गेनिजम्स को एटीपी मिलता रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी से चेंज ये होगा कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं नॉर्मल जनरली ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एटीपी उनको मिल रहा है। दे गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बना दिया, नाइट्राइट से बाकी मॉलिक्यूल अमोनिया बना है, नाइट्रिक एसिड बना है, यूरिया बना है, जो भी धीरे धीरे ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके थ्रू इन्हें एटीपी मिलती जाती है। अब ऐसा स्पेशली इनके अंदर क्यों है, ऐसा स्पेशली नॉस्टॉक और एनाबिना में ऐसा क्या है? ये थोड़ी सी आपके लिए हायर कैटेगरी की बातें हैं, पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझ लेना, नॉस्टॉक और एनाबिना जो भी आपको एग्जांपल दिए जा रहे हैं इनके अंदर पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, इनकी जो सेल का साइटोप्लाज्म है उनके अंदर पर्टिकुलर ऐसे एंजाइम्स हैं जो ये सारी रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम चाहिए, ये आपको पता है, नॉर्मल थोड़ी बहुत नॉलेज आपने गेन की है 10th क्लास में, इस वजह से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है इनके साइटोप्लाज्म में वो एंजाइम्स मिलते हैं, इसीलिए वो ये काम करते हैं, इसीलिए इनको फूड मिलता है। फूड मीन्स इनको अपना एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दे कॉल आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दैट्स वाई दे कॉल आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना एटीपी खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने सेल में, अपने साइटोप्लाज्म में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस चीज़ को, आगे चलते हैं। जिस तरह से यूयू बैक्टीरिया, स्पेशली नॉस्टॉक, एनाबिना, ये जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, यूज़ करते हैं, एटीपी गेट, वैसे ही ये लाइक फास्फोरस, हीम मॉलिक्यूल, आयरन और सल्फर, इनको भी डिकम्पोज कर सकते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब जो बैक्टीरियाज हैं, हमने उन बैक्टीरियाज के बारे में समझा है जो कि
ऑटोट्रॉफ्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब हमें ये समझना है कि किस तरह से बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, किस तरह से बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। किस तरह से बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट, बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स हैं। बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स मतलब किसी डिकेइंग सब्सटेंस पे चले जाएंगे, किसी डेड बॉडी सब्सटेंस पे चले जाएंगे, उसे डीकम्पोज करेंगे और एटीपी उन्हें प्रोवाइड होगा, ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। बैसिलस, ठीक है, बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसी तो नॉर्मली सब लोग समझते हैं। एंटीबायोटिक्स बायोटेक्नोलॉजी में समझाया जाता है एंटीबायोटिक्स किस तरह बनाई जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है दैट इज़ सर्कुलर डीएनए यूज़ होता है। सर्कुलर डीएनए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बैक्टीरिया विच यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एज अ वेक्टर इस चीज़ को आप आगे बहुत समझेंगे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम रूट्स, लेग्यूमिनोसी फैमिली, ठीक है। स्पेसिफिकली लेग्यूमिनोसी फैमिली स्पेशली वो प्लांट्स या वो फ्लावर्स, वो क्रॉप्स जिनमें दालें आती हैं। दालें चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, जितनी भी तरह की दाल की वैरायटी है वो लेग्यूमिनोसी, चना, इन सब में ये लेग्यूमिनोसी फैमिली में आते हैं। और इसकी जो रूट्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर होता है लाइक रूट्स में बीच में इस तरह के बीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हैं लेग्यूम। तो इस तरह की जो रूट होंगी वो होंगी लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम में कुछ बैक्टीरिया एज अ सिम्बायोंट रहते हैं। सिम्बायोंट का मीनिंग ये है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं एज अ गेस्ट, और वो उनका काम उनको वहाँ पे प्लेस प्रोवाइड हो रहा है। और प्लेस के साथ साथ में उन बैक्टीरिया के पास में एक काम है कि वो उन लेग्यूम रूट्स में नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेट इज मोर important than nitrite because nitrate is a active molecule, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट की फॉर्म होगी तब ये नाइट्रेट मॉलिक्यूल प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है नाइट्रेट की वो ये लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स में नाइट्रेट
या नॉर्मली प्लांट्स में नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट को ये बैक्टीरियाज फुलफ़िल करेंगे और वो बैक्टीरिया वहाँ पे एटीपी उन्हें मिलेगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले समझाई है कि वो एटीपी प्रोवाइड करेंगे। जब ये ब्रेक डाउन करेंगे नाइट्रोजनस सब्सटेंस का हायर सब्सटेंस टू लोअर सब्सटेंस इन एनी फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनी मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर उसमें से एटीपी निकलता है, उसमें ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उनको एटीपी प्रोवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, पर वो यहाँ पे उनका जो फंक्शन है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाला है, पर वो यहाँ पे इस लेग्यूम फैमिली के अंदर रह रहे हैं, लेग्यूम फैमिली की रूट में रह रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे कॉल हेटेरोट्रॉफ्स। उन्हें लेग्यूम फैमिली की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आप उन्हें अभी यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स कह रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल है। लेग्यूम फैमिली में जो रहने वाले नॉस्ट्रोकैनिबिना हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। बेसिकली उनका नेचर एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक टाइप का है, पर अगर उन्हें यहाँ पे जगह मिल रही है, उन्हें एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिल रहा है, मतलब उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है अपने फूड के लिए, अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए, तो इस वजह से आप उन्हें यहाँ पे एज अ टर्म हेटेरोट्रॉफिक बोल रहे हो। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए पैथोजन है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए पैथोजन है, ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं। एनिमल्स में भी, क्रॉप्स में भी जो बैक्टीरियाज हैं वो नुकसान कर रहे हैं, जो हार्मफुल है, वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में भी हार्मफुल है। सेकंड, वो क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है, एंड वो एनिमल्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन में क्या कंडीशन होती है। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़, टिटेनस बैक्टीरियल डिजीज़, साइट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस तरह की डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। जब आप डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको वापस समझाई जाएंगी, समझ में आएंगी कि क्या रीज़न है, कौन से डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मेल फंक्शंस होते हैं, किस किस डिजीज़ में क्या क्या नुकसान होता है। अब नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, आप रिप्रोडक्शन को जब भी क्लासीफाइड करेंगे तो इसी तरह क्लासीफाइड करेंगे बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप दो टाइप्स में बांट रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फिजन। फिजन का जो फंक्शन है, फिजन टाइप का रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होगा वो तब ही होगा जब उनकी सर्वाइवल कंडीशन अप्रोप्रिएट होंगी, सही होंगी। सही सर्वाइवल कंडीशन अगर होंगी तो यहाँ पे फिजन रिप्रोडक्शन का टाइप आपको मिल सकता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में मिल सकता है।
ठीक है। इस फिजन कंडीशन में नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेल डिवीज़न करता है, ठीक है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीज़न होगा, 2 पार्ट्स बैक्टीरिया के बन जाएंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, अगर उसे कंडीशंस अच्छी मिलेंगी तो वो डिवीज़न करेगा, डिवीज़न करके 2 सेल बना लेगा। इसमें डिवीज़न इस प्रकार तरह का होगा कि इसमें इसका नॉर्मल डीएनए और इसका सर्कुलर डीएनए दोनों डिवाइड होंगे। देन इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होगी, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। यानी कि पहले इसका प्रोटोप्लाज्मा डिवाइड होगा, फिर इसका उसकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होगी। प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा पहले डिवाइड होगा, फिर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होगी और इसमें 2 तरह के 2 बैक्टीरिया बन जाएंगी। नॉर्मल डिवीज़न है इसके अंदर, पर इसके अंदर सर्वाइवल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। सर्वाइवल कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनको मिलनी चाहिए और फूड इनका जो इनको काम इनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है वो इन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगर इनके पास में इस तरह की कंडीशन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियाज अपने आप को एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। अगर इनके पास में इस तरह की कंडीशंस नहीं हैं तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। स्पोर्स बनाएंगे, इन्होंने स्पोर्स बना लिए हैं, ठीक है। अब स्पोर्स में कंडीशन ये है कि अब जब उन स्पोर्स को अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी तो दे सर्वाइव एंड दे प्रोड्यूस अ जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स की जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो स्पोर्स है, उसमें जो उनकी प्रोटेक्शन लेयर है वो अच्छी है, ठीक है। अब जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर ये आगे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बन जाते हैं और बाकी देन वो आगे उन बैक्टीरियाज को ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर कैसा है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, पर बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर सेल, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की बात ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है मेल और फीमेल गैमेट में। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि बैक्टीरिया के पास में एक नॉर्मल उसका जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास में एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए है, इट कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है या नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स में जब रिप्रोडक्शन होता है या सेल डिवीज़न होता है तो हमें सेल डिवीज़न के बारे में पता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न एक टर्म हमारे माइंड में हमेशा आती है, रेप्लिकेशन। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का साइज़ डबल होता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होने के बाद जब साइज़ डबल होता है उसके बाद में वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें होंगी, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा, साइज़ इनका डबल होगा, क्रोमोसोमल बैक्टीरिया डीएनए जो होगा इनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भी डबल होगा, सर्कुलर डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा एंड आफ्टर दैट
इन दोनों के फ्यूज़न किससे होगा? बाय द हेल्प ऑफ पिलाई। दोनों का फ्यूज़न किससे होगा? बाय द हेल्प ऑफ पिलाई। फिर इनमें मेटाबॉलिक कंडीशंस होंगी कि बाय द हेल्प ऑफ पिलाई एक छोटी सी ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और बाय द हेल्प ऑफ पिलाई, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, डीएनए का प्लाज्मिड एक्सचेंज होगा। डीएनए का प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए एक्सचेंज होगा, वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। दैट इज द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें केवल सर्कुलर डीएनए का एक्सचेंज हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसी सर्कुलर रिप्रोडक्शन की प्रोसेसर, इसी टाइप की स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन प्रोसीजर की वजह से जो इसका सर्कुलर डीएनए है, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑल ओवर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस, all over the biotechnology scope depend on the vector. This is the very important tool in biotechnology. ठीक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको वेक्टर 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 शब्द ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट, in eubacteria, what is the mycoplasma? Mycoplasma, what is the mycoplasma? They are completely lack a cell wall. इनके पास में सेल वॉल नहीं है, इनके पास में सेल वॉल नहीं है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। आँख बंद करके जवाब दे सकते हैं, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, survive without oxygen. ये एनिमल्स के लिए पैथोजन है और प्लांट्स के लिए भी पैथोजन है। एनिमल्स के लिए पैथोजन है और प्लांट्स के लिए भी पैथोजन है। ठीक है, इनके पास में सेल वॉल नहीं है, के पास में इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये एक लिविंग सेल है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इससे आगे, इससे भी लोअर लेवल पे जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड वी आर कॉल्ड वायरस। वायरस इज नॉन लिविंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिजम्स को आप लेवल दे सकते हो, वायरस बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, यानी वायरस बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक में सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर वो इन सब के अंदर नहीं है, उनके पास में कोई होस्ट नहीं है, तो दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो क्वेश्चन इन योर माइंड के वायरस तो इससे भी छोटा होगा, बट वायरस नॉन लिविंग होता है अगर उसके पास में कोई होस्ट नहीं होता। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, ओके। नाउ प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और बेसिक थॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्हें आप प्रोटिस्टा कह रहे हो। किंगडम को प्रोटिस्टा कहा गया है।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्ड, ठीक है। सेल का टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स जिसका न्यूक्लियस एडवांस है, इसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सिंगल सेल है, ए सेलुलर भी बोल सकते हो, बट हाँ सेलुलर भी बोल सकते हो। ए सेलुलर है और है तो सेल ही, ठीक है। सेलुलर भी बोल सकते हो और ए सेलुलर भी बोल सकते हो, यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा है, पर किंगडम प्रोटिस्टा की प्रॉब्लम या डीमेरिट्स थोड़े से हैं। इसमें आपने एक रेंज डिसाइड नहीं की है और कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है। में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में प्लांट भी आए हैं, ऐसे एस यूनिसेल्स जिनमें फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं, जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, दैट्स वाई दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन में प्लांट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस के कारण कुछ प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को कहा गया कि इन्हें आप प्लांट्स में भी रख सकते हो, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स, इन्हें कहा गया है प्रोटिस्टा में आते हैं। नॉर्मली जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो इक्वेटिक हैं। अभी हम उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में हों, ठीक है। अभी इक्वेटिक पे ही चलना है, या तो एयर में बैक्टीरियाज मिलेंगे या फिर वाटर बॉडीज़ में चीज़ें मिलेंगी। अभी टेरेस्ट्रियल के बारे में इतना नहीं है, एनी सरफेस वो बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया में के बाद में जो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा किंगडम का जो लिंक है वो सबसे, मतलब ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटिस्टा में आ रही हैं, बट वी आल्सो कॉल इट प्लांट बिकॉज दे have chlorophyll A, chlorophyll B, and anybody has chlorophyll C also. एनिमल्स, कुछ बैक्टीरियाज को आप एक पर्टिकुलर एनिमल कैटेगरी में भी रख सकते हो, कुछ को फंगाई में रखना है, ठीक है। इस वजह से प्रोटिस्टा को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड या क्लासिफाइड नहीं किया गया है। इसकी जो रेंज है वो कंफर्म नहीं है। इसमें से कुछ प्लांट्स में चले जाएंगे, कुछ एनिमल्स में भी लिखे जाएंगे, कुछ फंगाई में लिखे जाएंगे। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है इसके अंदर, एसेक्सुअली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह का होगा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल मैकेनिज्म होगी, जू बनाएंगे, जू स्पोर्स बनाएंगे, बडिंग करेंगे, सेल फ्यूजन होगा, सिंपल सेल डिवाइड होगी और 2 ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। सेल फ्यूजन होगा, सेल डिवाइड होगी, 2 ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट फॉर्मेशन होगा। जायगोट फॉर्मेशन किससे होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से जायगोट फॉर्मेशन होगा। जब एक प्रोटिस्ट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तब जायगोट फॉर्मेशन की पूरी मैकेनिज्म आपको इसमें समझाई जाएगी, ठीक है। और इसी में आपको पढ़ना है क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। इन सब में अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन के टाइम पे इनकी टर्म्स और इनके मेटाबॉलिज्म को हमें समझना है, ठीक है।